नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, मिशन लाइफ का किया शुभारंभ। गुजरात में महसूस हुए भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता। कश्मीर में बंधक बनाए गए 11 बच्चे छुड़ाने के लिए बिहार सरकार भेजेगी टीम, परिजनों से मांगे गए थे रुपए। संदिग्ध हालात में गोली लगने से डीसीपी की मौत, एसओजी में थे तैनात। पनवेल से प्रतिबंधित पीएफआई के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, महाराष्ट्र एटीएस ने उन्हें दबोचा। खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो केवड़िया में मिशन लाइफ लॉन्च करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस खास मौके पर केवड़िया में मौजूद रहेंगे। मिशन लाइफ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके जरिए अपील की जा रही है कि लोग कुदरती और तरीकों पर आधारित रहन सहन अपनाएं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ा जा सके। प्रधानमंत्री आज केवड़िया में दुनिया भर से आए भारतीय मिशन के हेड से संवाद कर चुके हैं और इसके बाद वो तापी जिले के व्यारा में 1970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रख चुके हैं और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर चुके हैं। राज्य में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम को एक रैली से पहले गुजरात के राजकोट शहर में रोड शो किया था। जूनागढ़ में एक रैली को संबोधित करने के बाद मोदी शाम को राजकोट पहुंचे और हवाई अड्डे से रेस कोर्स मैदान तक रोड शो किया। रेस कोर्स मैदान में 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात में जल्द ही हवाई जहाजों का निर्माण होगा और राज्य के राजकोट में इनके कलपुर्जे बनेंगे। बता दें कि मोदी ने अपने संबोधन के दौरान राजकोट जिले के अभियांत्रिकी उद्योग की प्रशंसा करते हुए कहा कि गुजरात में जल्द हवाई जहाजों का निर्माण होगा और उनके कलपुर्जों राजकोट में बनेंगे। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ नेताओं ने राजनीति में आने के बाद अपने लिए बंगले बनाए, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में आए और अपने बंगले बनाए, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की स्थिति में सुधार के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने गरीबों के लिए घर बनाने का काम शुरू किया है। इस मौके पर उन्होंने लाइट हाउस परियोजना के तहत बन रहे करीब 1100 मकान लाभार्थियों को सौंपे गए हैं और रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे से रेस कोर्स ग्राउंड तक रोड शो भी किया। अपने दौरे से पहले प्रधानमंत्री ने गांधीनगर जिले के अडलाज शहर में गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहल की शुरुआत की थी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि हाल ही में शुरू की गई 5G दूरसंचार सेवा देश में शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर पर ले जा सकेगी और क्योंकि नवीनतम प्रौद्योगिकी चीजों को स्मार्ट सुविधाएं और स्मार्ट कक्षाओं और स्मार्ट शिक्षा से भी आगे पहुंचाएगी। गुजरात में कुछ देर पहले ही भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिमरोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 3.5 रही और वहीं भूकंप सुबह लगभग 10:26 पर महसूस किया गया। भूकंप की गहराई जमीन से 7 किलोमीटर नीचे थी। नेशनल सेंटर फॉर सिमरोलॉजी के अनुसार गुजरात के सूरत से 61 किलोमीटर की दूरी पर यह भूकंप आया था। फिलहाल इस भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिल रही है। शेखपुरा के अरियारी प्रखंड स्थित पानापुरा ग्राम के 11 नाबालिग बच्चों को कश्मीर में बंधक बनाया गया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम ने बच्चों को मुक्त कराने के लिए आदेश दिया। सुरेंद्र राम ने कहा कि किसी भी नाबालिग से जबरन काम करने और कानूनी और अनुचित है और बता दें कि शेखपुरा जिले के सभी 11 बच्चों को काम दिलाने के नाम पर दिल्ली के रास्ते कश्मीर ले जाया गया, जहां उन्होंने बंधक बनाकर फोन पर नाबालिग बच्चों को छोड़ने के लिए परिजनों से 1,20,000 रुपए की मांग की गई।
मंत्री को इसकी जानकारी मिली और इसके बाद उन्होंने विभागीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए। श्रम संसाधन विभाग की ओर से इस बारे में बीते बुधवार को रिलीज जारी कर जानकारी दी गई है। मंत्री सुरेंद्र राम ने बताया है कि सूचना मिलने के बाद उन्होंने शेखपुरा जिले के श्रम अध्यक्ष, जिला अधिकारी, पुलिस अध्यक्ष और विभाग के अन्य अधिकारियों को इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए सभी 11 बच्चों को सकुशल रिहाई करने का निर्देश दिया। इस संबंध में मंत्री ने संयुक्त श्रमायुक्त बिहार भवन नई दिल्ली और संत नगर जम्मू कश्मीर सेक्टर 26 के संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क स्थापित कर नाबालिग बच्चों को मुक्त कराने का आग्रह किया। और इस आलोक में शेखपुरा के जिला अधिकारी ने एक पुलिस टीम का गठन किया। टीम जम्मू कश्मीर से सभी 11 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराएगी। और आगे मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि बाल श्रम अपराध है, इसकी अवहेलना करने वाले दंड के भागी हैं। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता शेखपुरा जिले के अरियारी प्रखंड स्थित पानापुर ग्राम के करीब परिवार और बच्चों को सकुशल घर वापसी कराया जाएगा। पटियाला के नाभा के डीसीपी गगनदीप भुल्लर की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल के लिए बता दें कि गोली 32 बोर की निजी रिवॉल्वर से लगी है और नाभा के डीसीपी देवेंद्र अत्री ने बताया है कि अभी जांच चल रही है, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। बताया जा रहा है कि डीसीपी गगनदीप भुल्लर पटियाला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप विंग में तैनात थे और वहां नाभा के रहने वाले थे। मामा हरजीत सिंह ने बताया कि गगनदीप की अभी शादी नहीं हुई थी, वो घर में अकेले थे, जबकि उनकी मां लुधियाना गई हुई थी। गगनदीप के गनमैन ने करीब 10 बजे फोन उन्हें करके सूचना दी और साहब की गोली लगने से मौत हो गई है। पटियाला जिले के नाभा में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में तैनात डीसीपी गगनदीप भुल्लर की उनके घर पर गोली लगने से मौत हो गई है। हम इस मामले में आगे की जांच कर रहे हैं फिलहाल और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। घटना में इस्तेमाल हुई रिवॉल्वर की जांच भी की जा रही है फिलहाल के लिए। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्तक यानी कि एटीएस ने मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के पनवेल से प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पाबंदी के मुताबिक आपको बता दें कि बावजूद ये भी संगठन की गतिविधियां संचालित कर रहे थे। एटीएस के अनुसार गिरफ्तार लोगों में प्रतिबंधित संगठनों का पनवेल सचिव और 2 अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। ये पनवेल में बैठक कर रहे थे और उन्हें आज सुबह करीब 4 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पनवेल मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर है और पूछताछ के बाद चारों को गैर कानूनी गतिविधियां कानून की धारा 10 के तहत मुंबई के एटीएस की काला चौकी इकाई में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया है। एटीएस मामले की आगे जांच चल रही है और केंद्र सरकार ने पिछले महीने पीएफआई और उनके कई सहयोगियों पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी समूह से संपर्क होने का आरोप लगाते हुए 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें पिछले साल पीएफआई से कथित रूप से जुड़े 250 से ज्यादा लोगों को पिछले महीने कई राज्यों में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे।
लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के साथ ही राजस्थान कांग्रेस का सियासी घमासान फिर से शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत के बाद बधाई देने पहुंचे नोटिस वाले नेताओं को कांग्रेस विधायक दिव्या ने एक बार फिर से टारगेट किया है। दिव्या ने शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ पर कटाक्ष किया। जो लोग आला कमान के खिलाफ साजिश में शामिल थे वो सबसे पहले बधाई देने पहुंच चुके हैं। सियासत में अपनी बात बेबाक रखने वाली कांग्रेस की तेज तर्रार नेता दिव्या ने बुधवार रात अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें पोस्ट कर लिखा कि हाईकमान के खिलाफ साजिश वाले लोग सबसे पहले जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष को बधाई देने के लिए दिल्ली गए हैं। संयोग से श्री खड़गे विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने जयपुर भेजे गए पर्यवेक्षकों में थे और जिनके बाद अनुशासन समिति को एक लिखित रिपोर्ट सौंपी गई और जिसके आधार पर नोटिस जारी हुआ। कभी घमंड नहीं कीजिए और समय बड़ा बलवान होता है। बता दें कि किए रंग और राजा कई, निर्धन को धनवान, और इस दोहे के जरिए दिव्या ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है और खुद पर कभी घमंड ना करें। सभी इतना बलवान होता है कि निर्धन को धनवान बना देता है और राजा को रंक बना देता है। दिव्या ने लिखा है कि समय का फेर है। खड़गे जी के लाख बुलाने पर भी मिलने तक नहीं आए। विधायक दल की मीटिंग को बाइकआउट कर समांतर मीटिंग की और ये मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री प्रतिनिधि बनाकर आए तो खड़गे जी के सामने शर्त रखी कि जो फैसला होगा वो 19 अक्टूबर को बाद होगा और हम सिर्फ सोनिया गांधी जी से मिलेंगे। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से लोग कोई भी त्योहार खुलकर नहीं मना पा रहे हैं और लेकिन इस बार कोरोना महामारी का डर निकलने के बाद भी सभी लोग दीपावली के त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाने में जुट गए हैं और कई तैयारियों में भी जुट गए हैं। इस बार दीपावली पर सभी के घर रोशन होंगे और सभी त्योहार हंसी खुशी मनाएंगे। इसके लिए राजस्थान के भरतपुर जिले में जिला प्रशासन द्वारा नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत व्यापारिक और अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से 7 दिवसीय भरतपुर दीप महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 21 से 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया है कि 21 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 7 बजे साइकिल क्लब के तत्वाधान में जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। साइकिल रैली जिला कलेक्ट्रेट से रवाना होकर बिजलीघर चौराहा, काली बगीचे और हीरादास गेट होते हुए बिजलीघर सहरसा चौराहा घटना गेट पर समाप्त होगी और इसके बाद सुबह 9 बजे किला स्थित बांके बिहारी जी के मंदिर में श्रृंगार स्वरूप की महाआरती की जाएगी और शाम 5 बजे विश्व प्रिय शास्त्री पार्क खुला और रंगमंच पर फोर्टी संस्था और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय स्तर के कलाकारों और राजस्थानी कलाकारों द्वारा संस्कृति संध्या आयोजन किया जाएगा। इस बार जिला प्रशासन द्वारा गरीब लोग दीपावली कैसे मनाएंगे इसका भी ख्याल रखा गया है। प्रशासन द्वारा 22 अक्टूबर शनिवार को लगभग 4000 परिवारों तक खुशियों का इजहार करने के लिए नगर निगम और अन्य सामाजिक संस्थानों के सहयोग से दीप वितरण और मुंह मीठा कराने का कार्यक्रम किया जाएगा। नगर निगम और अन्य सामाजिक संस्थानों और विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर शहर के चिन्हित 18 कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों को मिठाई वितरित की जाएगी।
कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चुनाव में शशि थरूर को शिकस्त दी है। अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान हुआ था और अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा था। खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन भी हासिल था और उनके नामांकन के वक्त पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। ऐसे में यह माना जा रहा था कि चुनाव में खड़गे की जीत लगभग तय थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी ने ट्वीट कर शशि थरूर की हार पर तंज कसते हुए ट्वीट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालविया ने ट्वीट किया है, शशि थरूर एक हारे हुए व्यक्ति की तरह रो रहे हैं। क्या उन्हें वास्तव में कांग्रेस में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की उम्मीद थी? ये सवाल खड़ा कर दिया है अपने ट्वीट के जरिए और उसे आभारी होना चाहिए कि उसे बाथरूम में बंद नहीं किया गया। सबसे बुरा अभी आना बाकी है कि अगले कुछ महीने में गांधी परिवार से मुकाबला करने के लिए उनका उपहास किया जाएगा और उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और कई सालों बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो गए हैं। गांधी परिवार के अलावा कोई बाहर का अध्यक्ष बना है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अब देखना यह है कि परिवार की कठपुतली बनकर मनमोहन सिंह की तरह काम करते हैं या स्वयं विवेक के। ये तो आने वाले समय बताएगा कि कितने दबाव में वो काम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुमत के साथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इसी जीत से राजस्थान में खुशी का माहौल बना हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने खड़गे की जीत पर बयान दिया है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि देश के समस्त कांग्रेस जन के लिए खुशी की बात है कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनाव के माध्यम से मल्लिकार्जुन खड़गे भारी बहुमत से विजयी प्राप्त हुई है। गोविंद सिंह ने आगे कहा है कि हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और खुशी की लहर है। खड़गे का जब लंबा राजनीतिक अनुभव है और उसके आधार पर उनके नेतृत्व में हम हमारे नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता खड़गे के नेतृत्व में 2023 के पुनः सरकार बनाएंगे और 2024 में यूपीए सरकार का गठन करेंगे। प्रजातांत्रिक रूप से हुई इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। मैं सब कांग्रेस जन को बधाई देना चाहता हूं कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने चुनाव के माध्यम से अपना अध्यक्ष चुना है। किसी अन्य पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टी, किसी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से करा सके। और आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उससे हम सब देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। आने वाले समय में राज्य में कांग्रेस और देश में यूपीए सरकार बनाएंगे। वहीं प्रदेश के पूर्व चिकित्सा मंत्री और गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपके अनुभव और नेतृत्व से निश्चित ही पार्टी अधिक मजबूत होगी। आगामी चुनावों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर विजयी पताका फहराएगी और मैं ईश्वर से आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। कांग्रेस को आखिरकार अपना नया अध्यक्ष मिल ही गया। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। खड़गे ने सीधे मुकाबले में शशि थरूर को भारी मतों से हराया। इसे लेकर देश भर से कांग्रेस नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। इस पर राजस्थान के उदयपुर निवासी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज व्यास ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुर्बानी का जज्बा दिया और अध्यक्ष खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि बीजेपी को तानाशाही छोड़कर सीखना चाहिए कि लोकतांत्रिक पार्टी क्या होती है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के परिणाम में मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले। अध्यक्ष के चुनाव में कुल 9,497 वोट पड़े थे और इसके बाद गांधी परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं था। ऐसा पिछले 24 साल में पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता अध्यक्ष पद तक नहीं पहुंचा है। इससे पहले सीताराम केसरी ऐसे अध्यक्ष थे जो गांधी परिवार से नहीं थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
गिच 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 गिच। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हाँ? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि औरैया जिले में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जनपद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया, जहां सबसे पहले औरैया के बीजेपी जिला कार्यालय में पहुंचकर विधायक, सांसद और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जिसके बाद डिप्टी सीएम काकौर मुख्यालय में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त हुए लोगों को 4 लाख का चेक दिया और 2 छात्रों को लैपटॉप दिए। बता दें वहीं गोद भराई को लेकर भी महिलाओं को लेकर फल और पौष्टिक आहार दिया, जबकि गरीबी रेखा से आने वाले लोगों को घरौनी दी और इस दौरान दिव्यांगों को ट्राई साइकिल दी और इसके बाद जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में विकास को लेकर चर्चाएं की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यूपी में हुए विकास कार्यों को लेकर बयान दिया। वहीं उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष पर किया गया है कि कई वर्षों गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष बनाया गया है, तो किससे देखते हैं आप। सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया गया था और इस पर उन्होंने कहा कि आज जो कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली है। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। सोनिया गांधी जो चुनाव की प्रतिक्रिया करा रही हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपने हिसाब से चलाएंगे और उस पर हम नजर रखेंगे, देखेंगे। परिवारवाद से अगर बाहर निकलेंगे और परिवार का बंधक बनाकर नहीं रखेंगे तो देखा जाएगा। डिप्टी सीएम से पूछा गया कि निकाय चुनाव में बीजेपी कितनी सीट जीतेगी। औरैया जिले में 7 सीटें बीजेपी जीतने और शानदार विजयी प्राप्त करेगी। वहीं ओपी राजभर की सावधान यात्रा को लेकर माऊ में पत्रकारों से सवाल पर किया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी। इस सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और इशारों में हाथ हिलाते हुए वो चले गए। उत्तर प्रदेश स्थित संभल से समाजवादी पार्टी सांसद बर्ख अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अब उन्होंने पीएफआई पर बैन को लेकर एक बयान दिया है जो काफी चर्चा में बना हुआ है। सपा सांसद से जब पीएफआई बैन पर सवाल हुआ तो वो भड़क उठाए और आपको बता दें उन्होंने कहा कि पीएफआई पर बैन हो सकता है तो आरएसएस पर क्यों नहीं हो सकता। सपा सांसद से जब पीएफआई बैन को लेकर यही सवाल पूछा गया तो वो सीधे तौर पर उस पर भड़कते हुए नजर आए और आरएसएस पर अपना निशाना साध दिया। उन्होंने बता दें कि आरएसएस ने धर्म संसद बनाकर मुस्लिमों के कलेआम का ऐलान किया था। सरकार अगर बिना वजह के सियासी पार्टी पीएफआई पर बैन लगा सकती है तो सरकार आरएसएस पर भी बैन लगाए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब वो पीएफआई पर बयान देकर चर्चा में आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पीएफआई पढ़े और लिखों का संगठन है, पढ़े लिखों की पार्टी है, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, मुसलमानों पर होने वाली ज्यादती पर खड़ी होती है, इसलिए बैन कर दिया गया है। हमने पीएफआई की कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं देखी है। जांच एजेंसियां किसी को भी इन्वॉल्व कर देती है।
महोबा जिले के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों ने छात्रों के पढ़ने के लिए भेजी गई सरकारी किताबों को रद्दी के भाव कबाड़ी को बेच दिया। बच्चों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ से शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कबाड़ी की दुकान पर सरकारी किताबों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्राइमरी स्कूल की किताबों को कबाड़ में बेचने के सनसनी मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप सा मच गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दोषी अध्यापकों के खिलाफ जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही। यूपी सरकार की मंशा शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूर है, लेकिन मगर विभाग के उस जिम्मेदार ही शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने की बाज नहीं आ रहे हैं। जिन किताबों से बच्चों का भविष्य बनता है उन्हें कबाड़ की दुकान पर बेच दिया गया। 5 बोरों में भरकर सरकारी प्राथमिक विद्यालय की किताबों को कबाड़ी को बेच दिया गया। ये किताबें छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल भेजी गई थी, लेकिन स्कूल के अध्यापकों ने इन किताबों को रद्दी के भाव कबाड़ी को बेच दिया। कबाड़ की दुकान पर पड़ी किताबों का खुद विभाग की लापरवाही को उजागर कर रही है। यूपी के माऊ जिले में चल रहे रेस्टोरेंट और होटल व्यवसाय में अवैध रूप से काम कर रहे नाबालिग बाल श्रमिकों के खिलाफ प्रशासन सख्त मूड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर जिले के कई नामी रेस्टोरेंट में छापेमारी की कार्रवाई की गई है और 6 नाबालिग बंधुआ मजदूर को मुक्त कराया गया है। माऊ जिले में स्थानीय बड़े रेस्टोरेंट और होटलों में नाबालिग बाल बंधुआ मजदूरों से काम कराने की गोपनीय सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। प्रशासन ने जिले के नामी ग्रामीण रेस्टोरेंट और होटलों पर छापेमारी की है, जिसमें से 6 बाल बंधुआ मजदूरों को उनके मालिकों को चंगुल से छुड़ाया गया है। साथ ही उनकी मेडिकल कराई जा रही है और पुनर्वास के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं आरोपी रेस्टोरेंट मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। माऊ के श्रम प्रवर्तन अधिकारी लईक अहमद ने बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के कई नामी रेस्टोरेंट और होटलों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इनमें माऊ के ब्रह्मस्थान क्षेत्र में तंदूरी तड़के रेस्टोरेंट पर हुई कार्रवाई में एक बिहार का नाबालिग बच्चा काम करते हुए टीम को मिला। साथ ही जिले के अन्य 5 संस्थानों से भी कुल 6 बच्चे बंधक बनाकर गैर कानूनी तरीके से मजदूरी से मुक्त कराए गए और इनके मेडिकल आदि की कार्रवाई करने के बाद पोषण पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। गौरतलब है कि जिले के बड़े बड़े नामी रेस्टोरेंट धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से बाल श्रमिकों को रखकर काम कराया जा रहा है। इस बीच प्रशासन खामोश मुख दर्शन बनकर इस व्यवस्था को देख रहा है। शासन के कड़े निर्देश के बाद की कार्रवाई से कितना बाल बंधुआ मजदूर को प्रशासन रोक पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यूपी के बरेली में प्रशासन ने अवैध रूप से पटाखा भंडार की शिकायत मिलने के बाद विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस और प्रशासन की एक टीम सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में मिनी बाईपास स्थित पटाखा बाजार पहुंची और इसके बाद पुलिस ने शाखा के आधार पर एक गोदाम को चेक किया। चेकिंग में पता चला कि सरकारी शर्तों का पटाखा व्यापारियों ने उल्लंघन किया। ऐसे में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से स्टोर के पटाखों को जब्त कर दिया और पुलिस ने हार्टमैन रोड स्थित 3 व्यापारियों को गोदाम को चेक करके करोड़ों रुपए के पटाखों को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद पटाखे किसी अनहोनी की बड़ी वजह बन सकती थी और पुलिस ने नियमों के तहत कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गुप्ता के साथ सीओ 3 तेजवीर सिंह, इंस्पेक्टर दयाशंकर मौजूद रहे और सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बीते दिन पुलिस को किसी ने सूचना मिली थी कि लाइसेंसधार पटाखा व्यापारी ने तय मानकों से आधारित आतिशबाजी के अपने प्रतिष्ठान के साथ कहीं दूसरी जगह पर भी रखा है। लाइसेंस जारी करते समय नियमों के मुताबिक शर्तें हैं, इसके तहत व्यापारी अपने परिसर में पटाखा रख सकते हैं। इस बात का यह उल्लंघन किया गया है। नियम तोड़ने पर विधि संगत कार्रवाई की गई है। फिलहाल 3 गोदामों पर कार्रवाई हुई है और आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में व्यापारियों ने पटाखे जमा कर रखे थे और इस दौरान कई व्यापारी अवैध रूप से भी पटाखे को भी स्टॉक में रखे हुए थे, जिनकी जानकारी होने पर पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।